Welcome Desi Kandharo. Today we will discuss motion of a charged particle in a magnetic field. Motion of charged particle in magnetic field. लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था कि चार्ज पार्टिकल पे कैसे कैसे फोर्स अप्लाई होंगे, लॉरेंट फोर्स आपने क्लियर किया था। अब हम लोग जो चार्ज पार्टिकल है वो कैसे मूव करेगा, उसका पाथ क्या होगा, ठीक है, और उस पाथ अगर कुछ है तो उसका रेडियस क्या होगा, टाइम ऑफ पीरियड क्या होगा, टाइम ऑफ रिवोल्यूशन क्या होगा, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। फिलहाल क्योंकि मोशन में इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री मीन्स पाथ ऑफ द पार्टिकल। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली तीन तरीके की कंडीशंस हम लोग लेने जा रहे हैं। व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव्स पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, सेकेंड वन इज चार्ज पार्टिकल मूव परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, एंड थर्ड वन इज एट एनी एंगल बी। क्लियर? नाउ अब देख सपोज करते हैं व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव्स, केस वन, व्हेन चार्ज पार्टिकल moves parallel to the magnet field। बहुत आराम से समझिएगा, बहुत सिंपल से टॉपिक है। क्लास 11 से भी कुछ चीज़ें यहाँ पे हम लोग पिकअप करने जा रहे हैं, ये इसलिए थोड़ा सा केयरफुली समझिएगा। क्लास 11 की चीज़ें हो सकता है आपके रिमाइंड से स्किप हो गई हो, बट फिर भी आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। ये है मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और हम लोग यहाँ पे सारे केसेस जितने भी पढ़ेंगे, ऑल द केसेस विल बी इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इसलिए लेंगे क्योंकि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी तो नेक्स्ट चीज़ें मिलेंगी, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं क्या होगा व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव्स पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, या अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड भी कह सकते हैं। सपोज लेट चार्ज Q of mass, charge Q of mass M enters in magnetic field B, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B along the direction of B, along the direction of B। मतलब चार्ज पार्टिकल आपका इस तरीके से इंटर कर रहा है, ठीक है, ये Q चार्ज इस तरीके से पैरेलल में इंटर कर रहा है। जब पैरेलल में इंटर करेगा, बिल्कुल पैरेलल बनाना है आपको, ठीक है, पैरेलल में इंटर करेगा, दैट इज एंगल बिटवीन V एंड B, B वेक्टर एंड B वेक्टर, थीटा बिटवीन, थीटा मतलब एंगल, एंगल बिटवीन B वेक्टर एंड B वेक्टर विल बी थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। जब एंगल 0 होगा देन फोर्स विल बी क्या होगा, लॉरेंट फोर्स। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को एब्सेंट माना गया है, इस चीज को दिमाग में रखना है। लॉरेंट मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, QVB साइन थीटा, साइन 0, ठीक है। फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, यहाँ पे लिख देते हैं फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, ठीक है। देन FM विल बी क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, FM इज इक्वल टू 0, मतलब मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल विल बी 0, मैग्नेटिक फोर्स on charge particle will be 0। क्लास 11 का एक रूल याद करिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या था, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, जब तक उसके ऊपर कोई बाहर से फोर्स नहीं अप्लाई करता है, ठीक है। तो बाहर से फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, देखिए एक्सटर्नल फोर्स, चार्ज मूव कर रहा था, जिस तरीके से मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, वो उसी वेलोसिटी से उसी स्पीड से मूव कर रहा है, इसके ऊपर कोई फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है। तो क्या होगा, व्हेन एनी पार्टिकल या एनी बॉडी इज एट रेस्ट, इट विल कंटिन्यू स्टेट ऑफ रेस्ट, इफ एनी बॉडी इज इन मोशन, इट विल कंटिन्यू इन स्टेट ऑफ
मोशन अनटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, मतलब अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो उसका मोशन जैसा था वैसा ही रहेगा, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। तो यहाँ पे मोशन क्या है, देखिए पैरेलल है तो इसका मोशन रिमेन्स अनइफेक्टेड रहेगा, बिल्कुल अनइफेक्टेड, और जैसे पार्टिकल मूव कर रहा है वैसे ही मूव करेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल remain unaffected, ठीक है। तो अनअफेक्टेड क्यों होगा, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल रिमेन्स अनअफेक्टेड अकॉर्डिंग टू, कहां से आया ये भी तो लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया, क्लियर। तो चार्ज पार्टिकल का मोशन बिल्कुल वैसा ही रहेगा। अब नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें थोड़ा सा फोकस करना है, जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इंटर कर रहा हो। केस सेकंड हो जाएगा हमारा व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। इसको जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें थोड़ा सा डेरिवेशन है और फोकस भी करना है लोगों को, और क्लास 11 की भी कुछ चीज़ें यूज होने जा रही है इसमें भी, ठीक है। तो सपोज कर लेते हैं, लेट अ मैग्नेटिक फील्ड be inside the plane of paper. Let a magnetic field be directed inside the plane of paper. Magnetic field inside है, ठीक है। और केस सेकंड क्या है, when charge particle moves perpendicular to the magnetic field. अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, चार्ज पार्टिकल ऐसे इंटर करेगा, ठीक है, परपेंडिकुलर, ठीक है। दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इस तरफ, ठीक है। फोर्स क्या होगा इसके परपेंडिकुलर, दैट इज इस डायरेक्शन में, फोर्स इस पे इस तरफ ले लेंगे, अभी देख लेंगे कहाँ पे होगा, राइट हैंड पाम रूल लगा के। फिलहाल परपेंडिकुलर इंटर करेगा तो क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं पहले ये समझिए। यूनिफॉर्म स्पीड से v से इंटर कर रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से इंटर कर रहा है तो क्या होगा, देखिए फोर्स पहले निकालते हैं, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, फोर्स क्या होगा, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90, क्योंकि V और B के बीच में एंगल कितना होगा, थीटा विल बी 90 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एंगल देखना है वो 90 डिग्री, तो फोर्स क्या हो गया, क्यू वी बी। अब अगर थीटा 90 है, ध्यान समझिएगा, फोर्स जो लगेगा वो क्या लगेगा, चलिए राइट हैंड पाम रूल लगाते हैं। ये हमारा राइट हैंड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, चार्ज पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, तो इस पे फोर्स कहाँ लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब अगर यहाँ से एंट्री कराते हैं इसकी तो ये कुछ इस तरीके से रिवॉल्व करेगा। अभी क्यों होगा सर्कुलर, अभी हमको समझता है, ठीक है। तो इस तरीके से फोर्स लगेगा इस तरफ सेंटर की तरफ, चार्ज पार्टिकल पे यहाँ से आके यहाँ, ठीक है, सेंटर की तरफ, ये चार्ज पार्टिकल है इस परपेंडिकुलर, ठीक है। तो सेंटर की तरफ फोर्स एक पॉइंट की तरफ लग रहा है, यहाँ पे पार्टिकल ऐसे, ये देखिए यहाँ पे है तो इस तरफ लगेगा, यहाँ पहुंचेगा तो इस तरफ लगेगा, यहाँ पे देखिए चार्ज पार्टिकल इस तरफ मूव कर रहा है तो इस तरफ लगेगा, दैट इज इसका मोशन जो हो जाएगा वो क्या है, देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। मैं जो देखिए एंटी क्लॉकवाइज ही तो है, ठीक है। अब ये सर्कुलर पाथ होगा क्यों, देखिए समझिएगा, 90 डिग्री पे एंगल है, मतलब फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री है, ध्यान से समझिएगा, थ्योरी यहीं से क्लियर होने वाली है, आपको लिखना भी पड़ेगा, एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो इसके और इसके बीच में एंगल 90 डिग्री है, दैट इज अगर हम लोग देखें b का मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट, जिस डायरेक्शन में b होगा उसी डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स इन दोनों के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। और अगर 90 डिग्री है तो वर्क डन क्या होगा, 0, ध्यान से समझिएगा, और वर्क डन 0 है, दैट इज उसकी अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होगा, वर्क डन 0 है तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बताएगी हमको, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझिएगा, वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग W इक्वल टू डेल्टा के, ये तो होता है, क्लास 11 में ही जा रहे हैं हम लोग,
W इज इक्वल टू डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो W जीरो मतलब डेल्टा के जीरो दैट इज के इज कांस्टेंट, के में चेंज जीरो है तो के क्या होगा कांस्टेंट। पहले इसकी थ्योरी समझिए क्यों सर्कुलर पाथ होगा। अब अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम तो पहले से मास तो कांस्टेंट है ही है, हाफ भी कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है दैट इज v भी कांस्टेंट हो जाएगा, v आल्सो कांस्टेंट। v मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। अब देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है और इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो हमेशा परपेंडिकुलर है मोशन के डायरेक्शन के, तो वो किस केस में होता है जिसमें डायरेक्शन सिर्फ चेंज हो रही हो और यूनिफॉर्म स्पीड हो, स्पीड की बात हो रही थी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या होता है स्पीड, तो स्पीड अगर कांस्टेंट है, ध्यान समझिएगा, स्पीड अगर कांस्टेंट है और फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है तो उस केस में उसका पाथ जो होता है वो सर्कुलर होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। याद होगा अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो क्या होता है उसकी स्पीड, ठीक है, मतलब v मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड सेम रहता है बट डायरेक्शन चेंज होती रहती है और फोर्स जो लगता है वो सेंटर की तरफ लगता है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है फोर्स एक पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड है, हर जगह पे देखें, ठीक है, हर जगह पे देखें तो फोर्स एक पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड है और जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का वो कांस्टेंट है बट डायरेक्शन बदल रही है। अब यहाँ पे देखिए वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ होगी, ठीक है, यहाँ पे देखिए वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ होगी, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही है बट स्पीड कांस्टेंट है, सो दैट पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल बिकम सर्कुलर, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा क्यों सर्कुलर हो रहा है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वर्क डन जीरो होगा, क्यों, क्योंकि वो वेलोसिटी और फोर्स के बीच में एंगल जो बने 90 डिग्री, इसलिए वर्क डन जीरो होने का मतलब क्या हुआ काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होने का मतलब v कांस्टेंट, v मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वो कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है दैट इज जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूअसली चेंज करेगी और फोर्स एक पॉइंट की तरफ है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका पाथ क्या हो जाना चाहिए सर्कुलर, इसलिए इसका पाथ जो है चार्ज पार्टिकल का कैसा हो जाता है सर्कुलर। तो व्हेन चार्ज पार्टिकल्स enters या moves perpendicular to the magnetic field its path become circular, ठीक है, ये थ्योरी आपको लिखनी है इतनी खुद से, ठीक है। तो सो पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल बिकम सर्कुलर, ठीक है। तो ये फोर्स हमको मिल गया, इसको क्वेश्चन 1 मान के चलो, ये तो डिटेल में थ्योरी है जो आपको इसके पहले देखनी है। अब फोर्स आ गया, अब देखिए जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, ठीक है, तो उसके लिए एक फोर्स चाहिए, एक और फोर्स बन आता है जो फंडामेंटल फोर्स नहीं है, वो इन्हीं फोर्सेज में से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है या जो फंडामेंटल फोर्सेज है उनसे ही डेराइव होता है। वो फोर्स कौन सा था सेंट्रीपिटल फोर्स। अब जो फंडामेंटल फोर्स जो हमको फोर्स चाहिए सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए वो क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। This force QVB provide centripetal force to the particle for motion in circular path, ठीक है। सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए ये एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है mv²/r, आपको याद होगा लास्ट पढ़ चुके हैं। तो QVB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mv²/r, r क्या है r इज द रेडियस ऑफ पाथ, यहाँ लिख लेंगे r इज द रेडियस ऑफ पाथ और v स्पीड है, मास m पहले ही कंसीडर कर चुके थे पहली थ्योरी में, वैसे ही है। v से आपका v कैंसिल आउट हो गया तो हमको मिला क्या q × b इज इक्वल टू mv/r, तो r इज इक्वल टू क्या मिला mv/qb, ये इक्वेशन बना, ठीक है। दैट इज रेडियस ऑफ पाथ विल बी mv/qb। अब अगर इसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में डिराइव करना चाहें तो कर सकते हैं, इसलिए अभी पहले देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी k इज इक्वल टू क्या होता है p²/2m, याद होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग p² की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा 2mk और p इज इक्वल टू हो जाएगा √2mk, ठीक है। और mv यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, mv मतलब p इज इक्वल टू mv होता है, ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो r इज इक्वल टू क्या मिला √2mk/qb, एक रेडियस का ये फॉर्मूला भी मिलेगा, ठीक है। अभी यहाँ से हम काइनेटिक एनर्जी को भी इस तरीके से डिराइव करेंगे, फिलहाल इसी फॉर्मूले से देखेंगे, ठीक है। ये आ गया
आप ध्यान से अगर देख रहे हो तो यहाँ से अगर मोमेंटम देखें तो मोमेंटम भी डिराइव कर लेते हैं, तो P इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, mv को P लिख सकते हैं QBR, क्योंकि अभी हमको काइनेटिक एनर्जी भी डिराइव करनी है। ठीक है, अब ये तो रेडियस आ गया, रेडियस के बारे में इतनी सारी बातें कर ली। अब ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, दैट इज इट विल हैव अ टाइम पीरियड। ठीक है, तो सर्कुलर पाथ में टाइम पीरियड कितना होगा, चलिए देखते हैं यहीं पे टाइम पीरियड ऑफ पार्ट। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवोल्यूशन कितना होगा 2 पाई आर, सरकमफेरेंस ही होगा, और स्पीड v। ठीक है, r की वैल्यू वहां से उठा के यहाँ पे रख दीजिए 2 पाई बाई v, और r की वैल्यू है mv बाई qv। देखिए v से v कैंसिल आउट हो गया, हमको क्या मिला 2 पाई v mv बाई qv, क्या मिला 2 पाई m बाई qv। ठीक है, जो टाइम पीरियड मिल रहा है, आप यहाँ से देखिए जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो भी लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात करें, ये भी डिराइव कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको f से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, f से। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, यहाँ पे रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड दैट इज QB बाई 2m, 2 पाई m, ये हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई। इसको इक्वेशन 4 मान लो और इसको इक्वेशन 5। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। अब बात करते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, एक फॉर्मूला ये पढ़ा है और एक ये पढ़ा है, तो जिसमें चाहे आप रख सकते हैं। यहाँ पे v की वैल्यू रख देंगे तो ये मिल जाएगा, बट हम लोग p निकाल चुके हैं इसलिए यहाँ पे रख देते हैं। p की वैल्यू कितनी आई थी QBR। ठीक है, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो जो हमको आंसर मिला वो क्या मिला, हाफ QB Q स्क्वायर V स्क्वायर R स्क्वायर बाई। ठीक है, ये आ गई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। देखिए इसके कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिएगा, यही कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग साइक्लोट्रॉन का डेरिवेशन करेंगे। साइक्लोट्रॉन का जो वर्किंग है वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, तो ये आ गया। अभी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स क्या है, यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं, अब इसको जरूरत नहीं है, हमें हर बार की जरूरत नहीं। ये रिजल्ट्स में यहाँ जो लिख रहा हूँ इनको जरा दिमाग में रखिएगा, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराएंगे। देखिए क्या है, फ्रीक्वेंसी देखिए कहीं पे भी फ्रीक्वेंसी जो है वो रेडियस ऑफ पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है, सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, मास चार्ज के मैग्नीट्यूड पर और किस पे, मैग्नेटिक फील्ड पे। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो डिपेंड कर रही है चार्ज पे, देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना भारी पार्टिकल होगा, हैवी पार्टिकल होगा, तो वो ज़्यादा रेवोल्यूशन नहीं करेगा 1 सेकंड में। ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। ऐसे ही टाइम पीरियड के लिए भी इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, या इनवर्सली इक्वल टू द टाइम पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देख रहे होंगे तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रही है, r पे डिपेंड कर रही है, और b पे भी डिपेंड कर रही है, और मास पे भी डिपेंड कर रही है। ठीक है, ठीक है, ये 2 केसेस हो गए। एक चीज और दिमाग में रखिएगा, अभी जो काइनेटिक हमने फॉर्मूला पढ़ाया था रेडियस का, उसमें आया था 2mk, क्या था एग्जैक्टली मुझे फॉर्मूला नहीं याद है, चलिए अभी कोई बात नहीं, अब इसको हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहाँ देख लेंगे लास्ट के टॉपिक में। अब देखते हैं, जब व्हेन चार्ज पार्टिकल इंटर्स एट एनी एंगल थीटा, किसी भी एंगल थीटा पे इंटर कर रहा है तब क्या होगा। ठीक है, सब ये मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। अब ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बनेगा, इसके साथ में किसी एंगल थीटा पे, ये परपेंडिकुलर तो ऐसे भी हो जाएगा, इसके मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ठीक है, अब हमको यहाँ पे ये फिगर बनाना पड़ेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारी। ठीक है, और इसके साथ वो थीटा एंगल पे इंटर कर रहा है इस तरीके से।
ठीक है। तो अब जो कंपोनेंट होंगे इसमें दो कंपोनेंट होंगे, ध्यान से देखिए। तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, इधर वाला जो होगा वो v cos थीटा होगा और ये वाला होगा v sin थीटा, ठीक है। अब देखिए दो कंपोनेंट हैं v sin थीटा और v cos थीटा। तो जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है वो उसको क्या करेगा, आपको पता है जब चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के तो उसका पाथ जो होगा वो सर्कुलर हो जाएगा, ठीक है। और जो पैरेलल वाला है वो क्या करेगा, पैरेलल है तो वो मैग्नेटिक फील्ड में जैसे है वैसे ही की तरफ मूव करेगा। अब यहाँ पे दोनों केस हो गए, मतलब एक सर्कुलर पाथ भी बनेगा और एक आगे भी मूव करना चाहिए। तो एक सर्कल बना, फिर वो दूसरा वाला कंपोनेंट इसको क्या करेगा, ये वाला कंपोनेंट इसको पुश करेगा आगे की तरफ मूव करो। तो इस तरीके से इसका पाथ जो हो जाएगा वो हेलिकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेलिकल, ठीक है। तो क्या होगा, व्हेन चार्ज पार्टिकल इंटर्स, यहाँ पे थ्योरी लिखनी है आपको, व्हेन चार्ज पार्टिकल इंटर्स इन मैग्नेटिक फील्ड विद एन एंगल थीटा देन देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी v. First is v cos theta and second is v sin theta. v cos theta provide v cos theta do not affect the motion of the charge particle, मतलब जैसा मोशन था वैसे ही रहेगा। और v sin theta make इस मोशन इन सर्कुलर पाथ, उसका जो पाथ होगा वो क्या कर देगा, सर्कुलर पाथ कर देगा। तो सर्कुलर पाथ जब कर देगा और ये आगे की तरफ मूव करेगा तो उसका मोशन क्या हो जाएगा, हेलिकल, ठीक है। Hence combination of these two motion make its motion helical, ठीक है। तो उसका मोशन कैसा कर देंगे, हेलिकल कर देंगे। तो v परपेंडिकुलर इज इक्वल टू v sin थीटा और v पैरेलल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v cos, ठीक है। v परपेंडिकुलर v sin थीटा, v पैरेलल v cos थीटा, दोनों मिलके उसका मोशन क्या कर देंगे, हेलिकल कर देंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या करेगा, ये वाला कंपोनेंट सर्कुलर में कराएगा और दूसरा वाला v cos थीटा जो है उसको आगे की तरफ ड्रिफ्ट करेगा। उस तरीके से अगर देखें तो फॉर्मूला क्या मिलेगा हमको, सर्कुलर पाथ के लिए mv स्क्वायर बाई आर, mv परपेंडिकुलर बाई आर और यहाँ पे qv परपेंडिकुलर b, ठीक है। परपेंडिकुलर वाला रखना है, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे v sin थीटा होल स्क्वायर बाई आर, qv sin थीटा b, ठीक है। ये v sin थीटा कट जाएगा, रेडियस अगर देखें तो हमको मिलेगा mv sin थीटा बाई qb। यहाँ पे थीटा जो है वो एंगल बिटवीन b एंड v है, ठीक है, ये दिमाग में रखना है। अब आगे की तरफ देखिए, रेडियस आ गया, टाइम पीरियड निकाल लें। टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई r बाई p परपेंडिकुलर, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही अफेक्ट करेगा उसके मोशन को सर्कुलर पाथ में मूव कराने के लिए। तो t इज इक्वल टू 2 पाई r, v परपेंडिकुलर की बात करें, सॉरी v परपेंडिकुलर मतलब v sin थीटा और mv sin थीटा बाई q, ठीक है। ये सेम फॉर्मूला मिल रहा है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। टू पाई एम बाई क्यू बी, टाइम पीरियड वही मिल रहा है, फ्रीक्वेंसी भी आपको वही मिलेगी, रेसिप्रोकल हो जाएगा क्यू बी बाई। एक नया टर्म होता है जो यूज करना है, वन टाइम पीरियड में वो कितना मूव करेगा। देखिए जब सर्कुलर पाथ बना, जैसे ही सर्कुलर पाथ बना दूसरा वाला जो कंपोनेंट है v cos थीटा वो इसको पुश करेगा, ड्रिफ्ट करेगा आगे की तरफ, तो ये थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो जितना शिफ्ट हो रहा है, दो सर्कल्स जो बन रहे हैं, दो सर्कुलर पाथ के बीच में जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं पिच, या आप कह सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय हेलिकल चार्ज पार्टिकल, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय चार्ज पार्टिकल इन वन टाइम पीरियड, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस covered by charge particle in one time period is called pitch। एक टाइम पीरियड में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर हो रही है, मतलब ये पाथ जो है वो ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये है, ये जो कवर हो रहा है वन टाइम पीरियड में, इसको कहते हैं हम लोग पिच। क्या कहते हैं, पिच, ठीक है। तो इसको निकालेंगे कैसे, डेराइव इसका फॉर्मूला कैसे यूज निकालेंगे। ये क्या होगा, v पैरेलल कंपोनेंट, क्योंकि इसको आगे मूव कर रहा है, इनटू टाइम पीरियड। पैरेलल कंपोनेंट क्या है, v cos थीटा इनटू ये आ गया आपका, इसको p से लिखते हैं कैपिटल,
ठीक है। तो ये था मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अब एक चार्ट बना देते हैं, उसको दिमाग में रखना है कि उसका मोशन किस डायरेक्शन में होने वाला है। देखिए, अगर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है और पॉजिटिव चार्ज इंटर कर रहा है परपेंडिकुलर, तो उसका जो पाथ होगा वो हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये चार्ज याद रखना, चार्ज मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड एंड पॉजिटिव चार्ज इंटर्स इन द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट, देन पाथ विल बी एंटी क्लॉकवाइज, जो हमने सबसे स्टार्टिंग में बनाया था फिगर। फिर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, नेगेटिव चार्ज इंटर कर रहा है, तो उसका पाथ जो हो जाएगा वो क्लॉकवाइज हो जाएगा। देखिए एरो पे ध्यान रखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। फिर अगर मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड है तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज इंटर कर रहा है तो उसका पाथ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, और मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड है, नेगेटिव चार्ज हो रहा है तो उसका पाथ जो हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ये सॉरी क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से इनको याद करिएगा और इसको सेंटेंस में जरूर लिख लीजिएगा ताकि भूलने की प्रॉब्लम ना रहे, ठीक है। ये मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग साइक्लोट्रॉन देखेंगे और उसके बाद बहुत जल्दी इस चैप्टर को अब खत्म होने वाला है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही टाइम लगता है, ठीक है, क्योंकि आपको सारी चीज कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होता है। उसके बाद जितनी चीज़ें होती हैं वो इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होती हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं, आपको आंसर बहुत जल्दी दिया जाएगा। थैंक यू।